संगीत क्या होता है, म्यूजिक होता क्या है। मेरे फादर, मेरी दादी जी तो बहुत अच्छा गाती हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कैलाश जी की म्यूज़िक से। मेरे दादाजी, मेरे पापा को फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है। अपना भगवान मानता हूँ उनको, मैं प्रभु जी मानता हूँ। तो उनके जो लिरिक्स होते हैं उसमें काफ़ी क्लिष्ट हिंदी भी कई बार उन्होंने यूज़ की है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी। Welcome to the podcast of Dysfunctional Indian Music. Padmashri Kailash Kher ji, an artist whose music doesn't just entertain, it stays with you across time, across generations. His songs often speak of losing yourself to find meaning, of pain that transforms, of love that feels divine, and of the silence that lives between words. Today, we are sitting with budding artists Manas Sharma and Aditi Singh, whose musical journey have been deeply inspired by Padmashri Kailash Kher ji. Before we go deeper with the conversation, tell me about your love for music. पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मानस शर्मा है। मेरा जो म्यूज़िक से कनेक्शन रहा है वो सिंस आई वाज इन स्कूल। तो स्कूल से छोटे छोटे स्कूल में जो शोज़ होते थे या एनुअल फंक्शन होते थे तो वहाँ पर एज अ क्वायर मुझे ले लिया जाता था। तो मैं वहाँ पर करता था छोटा मोटा। हमारे जो स्कूल में जो हमारे सीनियर्स थी, मैम थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट देखा तो उन्होंने मुझे ग्रूम अप किया उस चीज़ के लिए। तो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। So what was the moment where you realized that this is something that you want to pursue? एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने स्कूल में था तो उस टाइम पे क्वायर में लिया गया था। क्वायर में एक्चुअली हुआ क्या था कि एक हम लोग को गाना दिया गया था कि दैट गिव मी फ्रीडम गिव मी फायर। तो वो शायद सबने सुना होगा। तो उसमें क्या हुआ, मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा बेसी आ रही थी। तो अब हुआ क्या कि मैम ने वो सुना तो मैम ने कहा क्या गा रहा है, इसको निकालो। तो उस टाइम पे हुआ क्या, मेरा ईगो हर्ट हो गया था। मैंने कहा कि ये करना है मुझे। और करते करते फिर म्यूज़िक जब समझा, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली में भी मेरे फादर, मेरी दादी जी तो बहुत अच्छा गाती हैं। वो भी म्यूज़िक को ओन करती हैं और मेरे फादर भी शुरू से ही म्यूज़िक लवर रहे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, तो वो थोड़ा बहुत कोशिश मैंने करी। तो मैं आपसे भी यही पूछूंगी कि आपका ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बस म्यूज़िक ही है जो है। तो म्यूज़िक की शुरुआत मेरी स्कूल लाइफ से हुई। मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो मुझे शौक था गाने का। मेरी क्लास टीचर मुझे बुला लेती थी तो मतलब मैं गाना गाती थी, उन्हें बहुत पसंद था। तो पीटीएम में एक बार उन्होंने मेरी मम्मी से बताया कि बहुत अच्छा गाती है तो आपको इसको म्यूज़िक सिखाना चाहिए। तो मम्मी ने मुझे म्यूज़िक क्लास में डाला। वहाँ से मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। कई साल कंटिन्यूसली 6-7 साल मैंने म्यूज़िक सीखा। उसके बाद पापा एफएस में थे तो ट्रांसफ़र होता रहता था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हुई म्यूज़िक करियर में। बट जो पैशन था म्यूज़िक के लिए वो हमेशा कंटिन्यू रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना कॉलेज किया है, ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स मैंने अटेंड किए, कई सारे सेलिब्रिटीज़ के, कई सारे सिंगर्स के। तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक ये वो जगह है जहाँ से मुझे मेरी पहचान मिली है। तब मुझे ये हिट हुआ कि अगर मेरी कोई जगह है, मेरी कोई पहचान है तो वो म्यूज़िक है। Such a beautiful stories. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने मुझे बताया कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कैलाश जी की म्यूज़िक से। तो ऐसा क्या है उनमें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है? इट कुड बी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, इट कुड बी हिज वॉइस, इट कुड बी हिज स्टोरी टेलिंग, द वे ही टेल स्टोरीज इन हिज सॉन्ग्स। मेरे लिए क्योंकि मैंने शुरू से क्लासिकल सीखा है और मेरे दादाजी, मेरे पापा को फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो आई थिंक कैलाश खेर जी का जो म्यूज़िक है वो आज के टाइम पे जो जेनजी है वो भी बहुत कनेक्ट करती है उस म्यूज़िक से। आई थिंक इसलिए क्योंकि कैलाश खेर जी सिर्फ फोक या सिर्फ सूफी म्यूज़िक को नहीं प्रेजेंट करते हैं। उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि आज की जनरेशन को बहुत मतलब ट्रेंडी म्यूज़िक बहुत पसंद है, थोड़ा सा रॉक, थोड़ा सा मेटालिक। तो उन सब का फ्यूजन कैलाश खेर जी अपने कॉम्पोजिशंस में लेकर आते हैं। Of course, I was coming back to this question कि Gen Z आजकल काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है इस तरीके के जॉनरा के ऊपर, जहाँ पे स्पिरिचुअल सॉन्ग जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली कैलाश जी इज़ ऑलवेज अ लेजेंडरी। बट हम देख रहे हैं कि उनके काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स हैं जो वापस फेमस हो रहे हैं, ट्रेंड में आ रहे हैं, लोग उस पर रील्स बना रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जो वापस जो जेन ज़ी जनरेशन है ऑफ कोर्स वो इस तरफ इंक्लाइंड हो रही है, इस तरफ खींची जा रही है? इसका एक तो मेन रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी जो टीम है,
सबसे बड़ी बात होता क्या है कि जब एक मेन पर्सन होता है, उनके साथ जो एक टीम चलती है, कोई भी किसी भी फील्ड में आप रहेंगे तो एक मेन पर्सन है, उनके बैक साइड में जो टीम रहती है उनको सपोर्ट करती है, उनके साथ वर्क करती है, तो वो उनके जो प्रोजेक्ट है या कोई भी वर्क है तो वो और ब्यूटीफाई कर देता है ना। तो मुझे जहाँ तक मेरी जो जैसा मानना है, जैसा मैंने सर को देखा है, मैं उनको पहले मैं आपको बता दूं, मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, उनको मैं प्रभु जी मानता हूँ, तो मैं प्रभु जी से मैं डिनोट करूँगा। तो जितना मैंने प्रभु जी को मैंने देखा है, उनके मैंने कॉन्सर्ट अटेंड भी किए हैं, तो उनकी जो टीम है, परेश सर, ही इज़ अ इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट, और वो कैलासा जब लॉन्च हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, जब कैलासा नाम नहीं था, तब परेश सर और नरेश सर एंड कैलाश सर, ये 3 ट्रायो चलते थे, और उस टाइम पे उन्होंने केवल और केवल इलेक्ट्रिक गिटार एंड एकॉस्टिक गिटार पे उन्होंने बहुत सारे गाने उन्होंने बनाए। और उस टाइम पे क्या था कि कैलाश सर तो हम कह सकते हैं कि वो एक फोक आर्टिस्ट है, सूफी आर्टिस्ट है। उनके पास जितने भी कंपोजिशंस हैं वो फोक और स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, उनके वर्ड्स होते हैं, लिरिक्स होती हैं। और वहीं पर परेश और नरेश सर का जो एक वेस्टर्न म्यूजिक का जो एक उनका जो कॉन्सेप्ट है, तो वो जो कॉम्बिनेशन जो क्रिएट करते हैं वो लिटरली एक गूज़बम्प क्रिएट करता है। और जब कोई भी अगर उनकी कंपोजिशन अगर आप सुनेंगे, तेरी दीवानी हो गया, उसमें जो इलेक्ट्रिक पीसेस चलते हैं, और अगर हम उनका स्पिरिचुअल और रॉक में अगर देखें तो बम लहरी, उनका बम लहरी लिटरली बड़ा फेमस कंपोजिशन, मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक और सॉन्ग है जो हर शादी में बजता है, चौक पुराओ। तो ये बड़ी प्यारी कंपोजिशन, उनके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि लिरिक्स में होता क्या है कि आज भी म्यूजिक बन रहे हैं, आज भी गाने बन रहे हैं, लेकिन तो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है वो बहुत मैटर करता है। इनके केस में, सर के केस में सिचुएशन में ये है कि यहाँ पर बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, हिंदी को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में यूज़ करते हैं। एक्चुअली उनके जो लिरिक्स होते हैं उसमें काफ़ी क्लिष्ट हिंदी भी कई बार उन्होंने यूज़ की है। उनके कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है कि जो उनके लिरिक्स हैं उनके गानों के, वो काफ़ी क्लिष्ट हिंदी में गाए गए हैं। कई बार ऑडियंस नहीं समझ पाती, बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, आप कोई गाना सुनते हो तो एज एन ऑडियंस अगर मैं कोई गाना सुन रही हूँ तो मैं लिरिक्स पे ध्यान देती हूँ, उसकी म्यूज़िक कॉम्पोजिशन पे ध्यान देती हूँ। कई लोग होते हैं जो गाने सिर्फ लिरिक्स के लिए सुनते हैं, आप उस लिरिक्स से रिलेट कर पाते हो, तो वो इतने क्लिष्ट होने के बावजूद मतलब इतने रेलिवेंट लगते हैं कि आप इजीली उससे कनेक्ट कर पाते हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन, ऑब्वियसली पॉप और हिप हॉप का कल्चर है, एवरीबडी इज लर्निंग टुवर्ड्स दैट, कैसे जेन ज़ी जो है उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है कि वो वापस स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, सूफिज़म में जा रहे हैं, मीनिंग ढूंढ रहे हैं, डेप्थ ढूंढ रहे हैं गानों में? इस इज़ बिकॉज ऑफ दिस सोशल एंजाइटी और एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया? कह सकते हैं ये इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है हर इंसान पे जो आज टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है हमारी रोज़ की ज़िंदगी में। मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, हर चीज़ पोस्ट करनी है, तो बट ये सब करते करते इंसान थक जाता है। मतलब ये मेरा परसेप्शन है कि आप हर जगह चीज़ें पोस्ट करते करते आपको एक अकेलापन चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ खुद से कनेक्ट कर पाओ। तो आई थिंक इस तरह का म्यूज़िक जो कैलाश जी बनाते हैं वो खुद से कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। जैसे तेरी दीवानी बहुत लोगों ने गाना सुना है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही इट्स वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। हाँ, मेरा फ्री। तो तेरी दीवानी बना कैसे? अब हुआ क्या कि दिल्ली में एक शो लगा हुआ था, तो उसमें राहत साहब आए थे और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए थे, बहुत इंडियन ओशन बैंड भी आया था। और उस समय केवल और केवल कैलाश सर थे, परेश सर थे और नरेश सर थे। ये केवल ट्रायो चलता था। अब हुआ क्या, एट द टाइम वो अपना परफॉर्म कर रहे थे, वो नुसरत साहब जी के गाने बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते थे। उनका वो जब मुंबई आए थे तो उन्होंने नुसरत साहब जी की एल्बम को कवर करने के लिए आए थे, तो वहाँ से उनका जो जर्नी स्टार्ट हुई थी परेश सर के साथ में। तो दिल्ली में जब शो हुआ तो वहाँ पर जब सबने परफॉर्म किया, कैलाश सर की बारी आई तो उन्होंने भी नुसरत साहब के गाने गाए। तो एक लाइन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था गाना, परेश सर गिटार पे थे, तो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। तो वो लाइन ऑन द स्टेज इन्वेंट हुई थी, बनी थी। तो कैलाश सर आते हैं स्टेज पे तो उन्होंने गाना गाया, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। अब ये जब उठाया है तो पूरी पब्लिक लाइक वाओ ये है क्या,
तो उस टाइम पे जैसा मैंने सुना है, पब्लिक बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी और उनको बहुत पसंद आया था। वो 2-3 लाइन ऐसे ही गढ़ी रैंडम उन्होंने गाई। उसके बाद फिर एक शो हुआ था जहाँ पर किसी पर्सन ने उस गाने की डिमांड करी, तेरी दीवानी सर। तो वहाँ पे फिर वो बना और उसके बाद फिर सर ने बोला कि बनाते हैं इसको। तो वहाँ से उन्होंने गाना बनाया और वो गाना ऐसा बनाया कि आज की डेट में एक बच्चे से भी अगर पूछें तो वो बच्चा भी उस गाने के बारे में उसको पहचान है उस गाने की। तो वो आज के टाइम में भी वो एवरग्रीन कंपोजिशन है। जैसे हमने तेरी दीवानी गाने की भी बात करी है, तो वो जब भी गाने लिखते हैं या फिर उनके जितने भी सॉन्ग्स हैं, आप नोटिस करेंगे कि ऑब्वियसली आप इतने बड़े आप इंस्पिरेशन है वो आपकी, कि फॉर एग्जांपल जैसे सैया ले लिया, तेरी दीवानी ले ली, तो उसमें एक बिलवेड को लेके किया जाता है। बट यूजुअली क्या होता है कि इट्स समथिंग व्हेन यू लिसन, मैं जब सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अ कॉन्वर्जेशन हैपनिंग बिटवीन क्रिएशन एंड अ क्रिएटर, यानी खालिक और मखलूक। तो वो क्या मतलब आपको ऐसा फील होता है कि इस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को कि नहीं ये डिवाइन खाली कुछ लोगों को होता है, या उनको वो इसी उससे लिखते हैं ये गाना? होता क्या है कि जैसे सैया गाना को अगर मैं लेता हूँ तो अब कन्वर्सेशन अगर देखा जाए तो आप कन्वर्सेशन अगर अब मैं एक बार गा के दिखाता हूँ तो आप अगर उस लिरिक्स को समझेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि वो कन्वर्सेशन हो किस तरह से रहा है कि हीरे मोती मैं ना चाहूं। अब हीरे मोती शब्द को किस तरीके से पिरोया गया है गाने में, कैलाश खेर जी कर सकते हैं। तो उस गाने को किस तरह से उन्होंने बनाया है कि हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। तो एक कन्वर्सेशन हो रहा है, एक दो सोल का आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है कि हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, तू है मेरी मैं हूं तेरा। देन वो बिल्डअप बनाता है, वो जो जिस तरीके से वो लिखते हैं वो मैं आज तक वो नहीं समझ पाया हूँ कि वो क्या सोचते हैं, उनका थिंकिंग क्या होती है जब वो गाना एक कंपोज कर रहे हैं, लिरिक्स बना रहे हैं, तो उनकी सोच कहाँ पर होती है। क्योंकि वो कह सकते हैं कि बियॉन्ड द आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द यूनिवर्स वो सोचते हैं। वो तभी वो शायद जेनजी को कनेक्ट करता है कि आज के टाइम में कुछ गाने हैं, कुछ गाने आप बताइए। आई थिंक ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी एक ये खासियत है उनके गानों की कि कई लिसनर्स होते हैं वो अपने अपने तरह से उस चीज़ को परसीव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग उसे एज स्पिरिचुअल कॉम्पोजिशन जी क्रिएट करते हैं और कुछ लोग रोमांटिक गानों के थ्रू करते हैं। तो ये चीज़ खासियत है उनके गानों की। आपने पूछा कई गाने, सैया तेरी दीवानी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आई थिंक बहुत जब बना था तब से लेके अभी तक हर किसी की ज़ुबान पे वो गाना है और आई थिंक आगे भी रहने वाला है, जितना खूबसूरत वो गाना बना है। उनके बॉलीवुड में भी काफ़ी गाने बहुत अच्छे हैं। मेरा फेवरेट तुझे मैं प्यार करूँ, हाँ, मैं पूरे दिन सुन सकती हूँ वो गाना। या रब्बा प्यार है या सजा है मेरे तू बता दिल बता। तो इस तरीके से उनकी बॉलीवुड में थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। तेरे नशा है कहाँ, हाँ, ओह माय गॉड, तेरे निशा। और बाहुबली में तो उनके एपिक सॉन्ग आपने भी सुने होंगे, कौन है वो और बहुत सारे गाने हैं। अब सोचने बैठे तो कैलाश जी के बारे में तुमने बात करी है, तो आप मुझे आप लोग अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। बेसिकली जर्नी क्या कि आपका क्या म्यूज़िक है, वो व्हाट आर यू, आई मीन आप अपने गानों के बारे में, आप किस तरफ, आप कौन सा जॉनरा आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? मेरे लिए जो जब मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे मैं रैंडम सिंगर्स को सुनता था। सुनना भी चाहिए क्योंकि एक आर्टिस्ट को हमेशा वर्सेटाइल होना चाहिए। आपको किसी भी एक जॉनरा में आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है। तो मेरी जो जर्नी हुई थी, मैं किशोर दा का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने किशोर दा के गाने बहुत सुने। तो किशोर दा के गानों को मैं गुनगुनाया करता था, गाता रहता था। उनके बड़े एपिक गाने होते थे। एक चतुरनार जो गाना आया था उनका, उन्होंने क्रिएटिव गाना, बहुत क्रिएटिव गाना है और वो लिटरली बहुत टफ गाना है। बहुत कम लोग उसको परफॉर्म कर पाते हैं। होता क्या ना, जो पुराने गाने होते हैं, उन पुराने गानों को अगर आप सुने तो आपको बहुत सारी टेक्निकलिटी समझ में आती है कि भाई हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या फील डाल रहे हैं। जो कि आज की जो जनरेशन में अब जो सिंगर्स आ रहे हैं, जो ऑन ट्रेंड में हैं, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैगिंग हो रही है।
आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि जो भी आज की यंगर जनरेशन है वो उस टाइप के गानों की तरफ जा रही है. एवरीथिंग इज़ गेटिंग फेमस नाउ. तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो कि इतना ज़्यादा फास्ट फेज इवॉल्विंग वर्ल्ड चल रहा है कि अब सब कुछ तहस, तो वो भी थोड़ा सूफिज़म और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी म्यूज़िक के थ्रू हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? मेरे से आप दोनों से. देखिए, मैं तो सूफी भी गाता हूँ और पैट्रियोटिक भी गा लेता हूँ. तो मेरा ऐसा कुछ जॉनरा नहीं है. हाँ, मैं जो हूँ प्रेफर ज़्यादा करता हूँ सूफिज़म में, सूफी कंपोजिशन में, क्योंकि जो रूहानियत होती है ना, तो वो चीज़ सूफिज़म में थोड़ी ज़्यादा मिलती है कि उसमें जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, जिस तरीके से जो फील डाला जाता है, वो जो नॉर्मल कंपोजिशंस होती हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट, तभी वो सूफिज़म है, तभी वो सूफी कंपोजिशन है. मैंने क्योंकि क्लासिकल बचपन से सीखा है, मुझे बॉलीवुड के गानों में बहुत मज़ा आता था सुनने में. पहले जब मैं छोटी थी, मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते रहते पुराने गाने सुनाकर, क्या सुनती रहती है, सब लगता है कहानी बोल रहे हैं ये लोग. पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने म्यूज़िक एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब मैंने ये चीज़ देखी कि पहले के समय के जो गाने थे, उनके भाग, उनमें जो टेक्निकलिटीज़ या उनकी लिरिक्स जो यूँ बनाई जाती थी जिस तरह से, वो सच में बहुत इनक्रेडिबल है. आजकल अगर थोड़ा किसी को गाना आ गया तो सब समझते हैं कि मैं तो सिंगर हो गया, गिटार लेके बस. तो मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली गज़ल. मैं पूरे दिन सुन सकती हूँ, सुबह शाम दिन रात. आपने सूफिज़म के बारे में बताया है ना, तो कुछ सूफिज़म इन सॉन्ग्स कुछ आप बता सकते हैं कि क्या है सूफिज़म गानों में जो यूज़ किया जा रहा है? समथिंग सो दैट ऑडियंस जिस गाने से सुकून मिले वो सूफिज़म है. जिस गाने वो म्यूजिक है. कुछ लोगों को पॉप म्यूजिक अच्छा लगता है, तो पॉप म्यूजिक से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, सुकून मिलता है, उनके लिए वो सूफिज़म है. ठीक है. अब मेरे लिए क्या है कि मैं सूफी सुनता हूँ और पुराने गाने भी सुनता हूँ, तो मेरे लिए वो सूफिज़म है. तो कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं हम कह सकते हैं, बट यस कि जिस चीज़ से हमको सुकून मिलता है, जिससे हमको रूहानियत फील होती है, जिससे हमको एहसास होता है, जिससे हमें एक लगता है कि मैं किसी दूसरे जगह में कनेक्ट हो रहा हूँ, वाइब मेरी कनेक्ट हो रही है, तो वो एक स्पिरिचुअलिटी, एक सूफिज़म को एक डिनोट करता है. सूफी इज एक्चुअली मोर अबाउट इमोशंस. हाँ. म्यूजिक से ज़्यादा इट इज़ अबाउट इमोशंस, कि हर इंसान अपने इमोशंस, आप दुखी हो तब भी आप सूफी सुन सकते हो, आप खुश हो तब भी आप सूफी सुन सकते हो. तो एक आपके अदालत एक शो है जिसमें कैलाश जी आए थे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में उस वक्त ये कहा था कि उनके जो गाने हैं वो जब एक आत्मा धरती पे आती है तो भी सुनती है, और जब जा रही होती है तो भी सुनती है. तो आप अगर कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने उनका पॉडकास्ट सुना था, तो उन्होंने बताई थी एक किस्सा. उन्होंने बताया था कि वो एक ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट पे, तो एक लेडी आई और शी वॉज लाइक 7 months प्रेगनेंट, और उन्होंने सर से कहा कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं जब भी आपके गाने सुनती हूँ तो बेबी किक करता है और रिएक्ट करता है उस पर. तो उन्होंने बताया वो रियल इंसिडेंट हुआ. ठीक है. और एक इंसिडेंट ये हुआ कि एक बड़े बुजुर्ग थे, तो उनके अंतिम समय में उन्होंने बोला कि मैंने अपने फ़ोन में कैलासा का मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है. ठीक है. मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुन के जाऊँगा. और गाने वो चलाए गए, सुनते रहे, सुनते सुनते वो ही उन्होंने धरती छोड़ दी. तो ये जो कनेक्शन है, क्योंकि आजकल की म्यूजिक में वो चीज़ शायद से वो चीज़ थोड़ी थोड़ी कमी हो जाती है, बट ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन है, आप सोचिए कि कहाँ से कनेक्ट हो रही है. एक सोल धरती पे आ रही है, एक आत्मा धरती पे आ रही है, वो रिएक्ट कर रही है उस गाने पे. उस गाने में कितनी ऐसी वाइब होगी. ठीक है. और जो सोल छोड़ के जा रही धरती से, वो भी किस तरह की वाइब होगी उस गाने में. तो कैलाश सर का वो जो ऑरा है, उनके गानों का जो ऑरा है, वो लिटरली बियॉन्ड द लेवल है. और कैलाश जी ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने गाने बेसिकली कहीं से सीखे नहीं हैं, उन्होंने लोगों को देखा है और उस तरीके से फिर वो अपने गाने गाते हैं. तो क्या लगता है आपको कि गाना बनाने के लिए गाना सीखना ज़रूरी है बहुत, या नहीं? आई थिंक गाना बनाने या गाना गाने के लिए सीखना मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं है. जैसे आप किसी और प्रोफेशन में जाते हो, आपको अगर उसकी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, आप उसे नहीं कर सकते हो. बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सोल से कनेक्ट करती है. किशोर कुमार जी उसका जीत मतलब बहुत
मिसाल है वो, सही जी मिसाल है जिन्होंने कभी म्यूजिक सीखा नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कोई भी हमारे मम्मी पापा की जनरेशन कोई भी उनमें से ऐसा होगा जो जिन्होंने किशोर कुमार के गाने नहीं सुने होंगे और जो उन्हें पसंद नहीं आए होंगे। उनके भी गाने बहुत अच्छे गाने हैं। पड़ोसन मूवी आई थी तो उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर का भी रोल किया था, तो उसमें गाना था, बहुत टिपिकल कंपोजिशन थी वो, एक चतुर नार। अब वो प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। अब उसमें मन्ना डे साहब और किशोर दा, इन दोनों ने वर्क किया साथ में। और आप सोचिए, अगर आप आज भी कभी जब सुनते हैं तो मैं सोचता हूँ कि वो गाना बना कैसे होगा, किस तरह से उन्होंने कंपोज किया हो, किस तरीके से बनाया होगा उस कंपोजिशन को। उसमें बहुत एलिमेंट्स आज की डेट में अब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि चलो आज एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बट नहीं, एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से हो रहे हैं। म्यूजिक में भी इनोवेशंस हो रहे हैं। आजकल ईडीएम चल रहा है, आजकल इन हैंड आप पैचिंग क्रिएट कर सकते हैं। पहले की टाइम में आपको हैवी सिस्टम आपको लेके जाना पड़ता था, आपके ड्रम पैड आपको लेना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें, ड्रम्स भी आपको लेने, हैवी पूरा सेटअप रहता था ड्रम्स का। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स आ गए, आपने पैक किया, आप तुरंत लेके चले गए, पोर्टेबल। तो जितने भी इनोवेशन चल रहे हैं वो आज से नहीं, बहुत शुरुआत से, बहुत पहले से इनोवेशंस हैं। म्यूजिक में भी अब जो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज ऐसे हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। इसमें मुझे एक किस्सा याद आया। मैं छोटी थी तो ट्रेन में सफ़र कर रही थी अपने मम्मी पापा के साथ, तो एक छोटी सी बच्ची आई और उसके हाथ में 2 पत्थर थे, और उन दोनों पत्थर को आपस में मतलब फ्रिक्शन से साउंड क्रिएट कर रही थी और उसके साथ गा रही थी, और वो मतलब बहुत अच्छा साउंड कर रहा था। तो मुझे लगता है ये म्यूज़िक क्रिएशन के बारे में है, आपके एक्सप्रेशन के बारे में, आप जो फील करते हो वो आप कैसे दूसरे को एक्सप्रेस करते हो उसके बारे में। अरे हम लोग स्कूल में जब रहते हैं तो स्कूल में टेबल होती है, टेबल पे जाते हैं, टेबल पे जाके गाने गा रहे हैं, तो वो भी एक म्यूजिक है, तो वो भी एक इनोवेशन है, तो करते हैं लोग। कोई मैसेज आप इस पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? मैसेज तो मैं बस यही कहूँगा कि म्यूजिक सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, और ओरिजिनल म्यूजिक सुनिए, क्योंकि आज की डेट में ओरिजिनल म्यूजिशियंस कम हैं, ठीक है, जो हैं उनको उतना अप्रोच नहीं मिल पाती है, रिमिक्स बनाने के पीछे सब भाग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आज की जनरेशन सुनती है, उन्हें बहुत पसंद आता है, गाने बहुत वायरल गए हैं, बहुत ट्रेंड हुए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है ये गाने पहले बन चुके हैं और बहुत पहले बने हैं। डिस्को लेवा दे बहुत पहले बना हुआ गाना है, दिल में हो तुम, हाँ, तुम्हें अपना बनाने की, ये सब गाने बहुत पहले। रिसेंट में मूवीज भी आई हैं, उसपे भी जो कुछ गाने यूज किए गए वो भी बहुत पहले बन चुके पुराने हैं। हैं। अब तो इंडी सॉन्ग्स का भी थोड़ा बहुत हाँ, क्रेज हो गया है। जी। So thank you so much for having this conversation with Thank us. you so much. And I hope people who are listening may find songs that feels like home.